आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूपी पुलिस का मिनी मॉक टेस्ट, जो कि अपकमिंग री एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन का आया एक सीरीज है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल गुरुकुल, माई सेल्फ एकांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस मिनी मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? तो फ्रेंड, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर मोहन यादव को 19वें नंबर का मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश का। इन्होंने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण लिया था। ये भाजपा के एक नेता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन, भूख, नींद और नेक्स्ट क्या होगा? यह रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा इसका जवाब? तो फ्रेंड, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे होगा। भोजन खाने से क्या होता है? भूख मिट जाता है, भूख खत्म हो जाता है। और नींद से क्या होता है? नींद लेने से थकान खत्म हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए थकान से होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा एंड पेरिस। तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेग। हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में हेग का मुख्यालय है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसमें 15 चीफ जज होते हैं। इसका स्थापना जून 1945 में हुआ था। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा रैंक था? 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? बताइए क्या होगा? तो 2023 में इंडिया का रैंक ऑप्शन नंबर ए यानी 126वां रैंक है। और ये रैंक कौन जारी करता है? तो इसका जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, यह रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें क्या क्या मुद्दा देखा जाता है? इसका आखिर एक रैंकिंग निकालने का कोई तो एक क्राइटेरिया होता ही है। तो इसमें विशेष स्तर पर सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और करप्शन की ऑप्शंस में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो भारत का इस बार 2023 में कौन सा रैंक था? 126वां। और लगातार 6 बार से टॉप मोस्ट पर आने वाला कौन सा कंट्री है जिसका फर्स्ट रैंक है? वो है फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड। तो आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित आरेखों में कौन महिलाएं, चिकित्सक और रोगी को डिनोट करता है? तो बताइए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो देखिए, महिलाएं जो है चिकित्सक भी हो सकती है, महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती है, और डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है। और दूसरा क्या है? रोगी। डॉक्टर भी रोगी होते हैं और महिलाएं भी रोगी होती है। तो ये तीनों एक दूसरा से कनेक्टेड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगा, तीनों एक दूसरा से कनेक्टेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को सार्थक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, तो क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक शब्द। तो आखिर यौगिक शब्द होता क्या है? तो देखिए, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो, क्या? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनका प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। समझ गए? दो शब्दों से मिलकर बनना होता है और दोनों शब्दों का कोई एक फिक्स अर्थ भी निकलता है, जैसे डाकघर। ठीक है, तो देखिए, डाक का भी एक फिक्स अर्थ निकलता है और घर का भी अर्थ निकलता है। मतलब कि मीनिंगफुल शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को
क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। वैसे ही गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि, गीता का भी कोई मीनिंग है, अंजलि का भी मीनिंग है। देशवासी, देश का भी मीनिंग है, वासी का भी कुछ मीनिंग है। तो दोनों का मिलने से जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोसर उत्सव का संबंध किस समुदाय से है, जैन से, मुस्लिम से, ईसाई से या बौद्ध से? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है ऑप्शन नंबर डी में? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोसर उत्सव का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। तो लोसार क्या है? बौद्धों का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो ये आखिर कहाँ मनाया जाता है? ये ज्यादातर तिब्बत में, नेपाल में और भूटान में खासकर मनाया जाता है, और भारत में असम एंड सिक्किम में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए इतना याद रखना है कि लोसर उत्सव का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो कितना 279 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो मूल बिल कितना था? अगर कोई बिल है जिसका उसमें 10% का कमी कर दिया जाता है तो कोई 279 रुपए का भुगतान करता है। अगर उसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो कितना रुपया उसको जमा करना पड़ता? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 10% की कमी हो जा रही है तो 10% को कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे? 1/10। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताइए? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में एसबीआई के 26वें नंबर का अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं। ठीक है। 1955 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि भारत के सबसे पुराने वाणिज्य बैंक था, उसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? वह कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है? तो एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरेलिन या इथिलीन? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, इथिलीन। इसका ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये फलों को पकाने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने के लिए ये जिम्मेवार होता है, जो कि गैसियस स्टेट में रहता है। और जिबरेलिन क्या है? इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। अगर किसी भी प्लांट्स में अगर उस जिबरेलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? वो पौधा बौना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए चित्र में रेक्टेंगल की संख्या कितने काउंट करना है। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या करना है? आयतों की संख्या काउंट करके बताना है कि इसमें कितना आयत है। तो देखिए अगर रो एंड कॉलम बराबर हो, क्या? अगर रो एंड कॉलम बराबर हो और हमें क्या करना है? रेक्टेंगल की संख्या निकालना हो। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, फिर इधर से देखिए 1 2 3 4 5, दोनों साइड से बराबर हो। अगर हमें आयत की संख्या निकालना होगा, रेक्टेंगल की संख्या निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा? ये 5 रो है, 5 कॉलम है, तो इसको हम क्यू करेंगे। 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, 4 के पावर क्यू और 5 के पावर क्यू। अगर इसको हमको ऐड करने से कितना हो जाएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है। या इस फॉर्मूला पर आप पुट कर सकते हैं वैल्यू को। इस फॉर्मूला पे वैल्यू को क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस पिक्चर में कितना आएगा? हमारा आंसर 225 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल उद्घाटन किया गया? फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में। अगर इस योजना के तहत मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत अगर कोई महिला है जिसका दूसरा बच्चा होने वाला है तो प्रेगनेंसी में वो तो काम करेगी ही नहीं। तो काम नहीं करेगी तो फिर उसे सैलरी मिलेगा नहीं, और सैलरी मिलेगा नहीं तो जो उसका बच्चा होने वाला है तो उसको उस लेवल का प्रोटीन डाइट मिलेगा नहीं गरीबी अवस्था में। तो उससे क्या किया जाएगा? दूसरे बच्चा जब उसका बर्थ लेने वाला होगा
तो उससे पहले गर्भावस्था के दौरान ही 5,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि वो लेडीज अपना प्रेगनेंसी के दौरान अपना भरण पालन पोषण कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपदान कारक, संप्रदान कारक, अधिकारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक है क्या? जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। देखिए, हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें क्या हो रहा है? संबोधन, मतलब राम से कोई रक्षा के लिए पुकार रहा है, आवाज दे रहा है। जैसे गांधी जी ने मरते समय बोला हे राम, तो उन्हें संबोधन किया, किनको? भगवान राम को संबोधन किया। तो इसमें क्या होगा, कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर, तो उसी दूरी को तय करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को इसमें करेक्शन करना है। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल कमी कर दी जाए, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो क्वेश्चन का जो करेक्शन था मैंने कर दिया। क्वेश्चन है एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल में 3 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाए, तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय क्या है? ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 20 मिनट को पहले हम क्या करते हैं, आवर में चेंज कर देते हैं, तो 1/3 आवर हो गया। ठीक, आगे हमको क्या दिया है? हमें डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है? 5 किलोमीटर दिया है। तो हमें क्या मिला? टाइम मिला और डिस्टेंस मिला। तो क्या मैं स्पीड निकाल सकते हैं? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी 5 है, समय कितना है? 1/3। तो कितना हो गया हमारा? 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? इसका चाल है। फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, अगर इसके चाल में 3 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दिया जाए, तो 15 से कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो उसी दूरी को तय करने में, तो वही दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। फिर इसको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा चाल। ठीक है, तो कुल दूरी हो गया और हमें चाल भी मिला हुआ है। तो चाल हमारा कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमको मिनट में चेंज करना है, क्योंकि हमारा आंसर किसमें दिया है? मिनट में। तो हम इसको 60 कर दे रहे हैं, तो ये 60 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5/12 गुने 60। ये इससे कट जाएगा 5 से, तो 5 × 5 25 मिनट में वही दूरी तय करेगा, जब उसका हम 3 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड कम कर देंगे। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को दिया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 91 मल्टीप्लाई 92 इंटू 92 93 इंटू 94, ये जो है स्टार का फिगर, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए एक इकाई अंक अगर 0 कब आ सकता है? जब 2 और 5 अपने आप में डिवाइड होंगे तो 0 आएगा। देखिए 2 5 10 हो गया, तो 0 आ गया। और फिर अगर कोई किसी भी डिजिट हो और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ 2 × 5 बराबर 10 हो जाएगा। जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से, तो इसमें यूनिट डिजिट में 0 आ सकता है। बाकी कोई भी डिजिट हो और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 0 आएगा। तो देखिए 91 में 2 यहाँ पर है और 95 में भी 2, 95 में 5 है। तो जब ये डिवाइड होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 इस मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार या वाक्य? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूचना जो है स्त्रीलिंग है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करते हैं। और धन विधेयक पास करने के कंडीशन में राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले लिया जाता है कि सर मैं धन विधेयक ला रहा हूं, तो आप इसका पूर्व अनुमति ले लिया जाता है ताकि वो संसद में पेश हो और राष्ट्रपति के पास भी जल्दी जाए तो जल्दी से वो सेंशन हो जाए। तो धन विधेयक के बारे में इतना हमें जानकारी रखना है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या है, मतलब कि इसमें प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड है, क्योंकि ये तो अमाउंट है, हो जाती है, दिया हुआ है। तो 73205, ठीक है। ये कितना साल में हो रहा है? 1 + r/100, 4 वर्षों में हो जा रहा है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर अगला हम तीन वर्षों के लिए निकालेंगे, तो 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 66,550 हो जा रहा है। 1 + r/100 का स्क्वायर 3 है, तो हम इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या है? 1 + r/100 और इधर का ये बचा हुआ। तो हम इसको बस जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं ऐसे इसको करेंगे। तो अब बचा क्या? 73205। आइए क्या हुआ? 66550 और इधर क्या बचा है? 1 + r/100। तो 1 को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे, ठीक है। हम एलसीएम फिर कितना ले लेंगे? ये नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा। फिर हम इसको लिखेंगे 73205 और फिर ये हो जाएगा 66550। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इसको घटाने से आ जाएगा 66555 आ जाएगा, और नीचे हमारा कितना है? 66550। तो इसको घटाएंगे 1/100 आएगा, मतलब इसको कैलकुलेशन करने से आंसर हमारा 10% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का जो है सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला पर किसका है? तो महाराष्ट्र का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यति का क्या अर्थ है? चरण, गण, विराम, प्रवाह। तो यति का अर्थ होता है विराम, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला? ऑप्शन देखिए और सही जवाब बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नरगिस मोहम्मदी। तो देखिए 2023 में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला। तो आखिर क्यों मिला? तो देखिए ये क्या थी? मानवाधिकार का कार्यकर्ता थी, जो कि ईरान में ये सक्रिय थी, जो महिलाओं का उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, उनकी मानवाधिकार की रक्षा किया, उन्हें स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें क्या किया गया? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्यन एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगुना समय लेता है, ठीक है। वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे? तो हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आर्यन जो है विपिन से काम करने में दुगुना समय लेता है। आर्यन एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगुना समय लेता है, तो आर्यन को हम ए से इंडिकेट करते रहे, विपिन को भी से। तो चलिए हम इफिशियंसी पता करते हैं। तो इफिशियंसी R1 का अगर 2 हो जाएगा, आर्यन को एक कार्य करने में विपिन से दुगुना समय लेता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आर्यन का इफिशियंसी 1 हो जाएगा और विपिन का इफिशियंसी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब टाइम क्या होता है?
इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम हो जाएगा 2:2:1। तो क्या होता है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया था। क्वेश्चन इस तरह से है, आर्यन एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है तथा वे दोनों साथ मिलकर कार्य को 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। आर्यन और विपिन दोनों मिलकर उस कार्य को 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि विपिन उस कार्य को कितने समय में करेगा, अकेले कितना दिनों में कर लेगा। तो हमने देखा कि R1 का इफिशियंसी 1 है, विपिन का इफिशियंसी 2 है, और इफिशियंसी का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, तो हमने ये देख लिया। तो हमें अगर टोटल वर्क निकालना हो, तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए टाइम हमें दिया ही है 2, और दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी 3। ये हो गया, मल्टीप्लाई करने से 6 यूनिट आ जाएगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 6 यूनिट। तो सिर्फ हमें विपिन का निकालना है। तो विपिन कितना दिनों में ये काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 6, और उसका इफिशियंसी कितना है, तो विपिन का इफिशियंसी है 2। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। हमें अगर टाइम निकालना होगा तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी से हमें टोटल डे निकल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बताइए, जब देश आजाद हो रहा था तो उस टाइम हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी। ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कभी कभी हम अपने गांव और शहरों में इस टाइप का मुहावरे लोगों द्वारा सुन लेते हैं कि 3 में न 13 में, तो इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है हर काम में सफलता, गणित में माहिर, नगण्य, हर किसी का गिनती हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी नगण्य। मतलब आप इतना अमाउंट दे सकते हैं कि ना इधर का है ना उधर का, मतलब व्यर्थ तरीका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाडली बहना योजना किस राज्य में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। लाडली बहना योजना किस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किस राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुर प्लस अरी। और त्रिपुरारी का अर्थ क्या होता है, भगवान शिव। तो ये किस समास के अंतर्गत आ जाएगा, त्रिपुरारी। तो ये समास बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मथुरा की इसमें राजधानी क्या होगा। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मथुरा, तो इसका राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, सूरसेन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो 16 महाजनपद में आपको याद रखना है, जैसे अंग का राजधानी कहाँ है, तो चंपा है। मगध का कहाँ है, राजगिरी। काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, ऐसे ही सबको याद करना है। कौशल का कहाँ है, श्रावस्ती है। अवंतिका का कहाँ है, अवंती उज्जैन में है। मल का कहाँ है, कुशावती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से परजीवी पौधों की पहचान कौन सा है। इसमें ऑप्शन बताइए, परजीवी पौधा कौन सा है। चारों ऑप्शन में से परजीवी पौधा इसमें से हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल। अमरबेल जो होता है परजीवी पौधा होते हैं। तो परजीवी पौधा क्या होते हैं, जैसे वे पौधे जो किसी अन्य जीवित पौधों से अपने पोषण संबंधित आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये जिस पेड़ पर रहते हैं
उसके वो भोजन का वो हेल्प लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो लिपुलेख दर्रा हमारा भारत के उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टभुज में कौन सा समास है? बताइए, अष्टभुज में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अष्टभुज क्या है? द्विगु समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु। और इसका एग्जाम्पल जैसे पंचवटी, देखिए ये क्या है? संख्यात्मक है, इसमें अष्टभुज में अष्ट भी क्या है? संख्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिज्या 13 cm का है, ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, एक ठोस धात्विक गोला जिसका त्रिज्या 13 cm है को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, जिसका आधार का व्यास यानी शंकु का व्यास डायामीटर कितना दिया है? 13 cm दिया हुआ है। तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी शेप में हो, अगर उसे हम पिघलाकर गलाकर कोई दूसरा शेप देते हैं तो दोनों का क्या होता है? वॉल्यूम बराबर हो जाता है, दोनों का आयतन क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही एक स्फेयर है, गोला है, उसको पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है। तो पिघला कर दिया गया है मतलब उतना ही मटेरियल से दूसरा आकार दिया गया है, यानी शंकु का आकार दिया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो क्या होता है? गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें शंकु का ऊंचाई निकालना है, ये एच का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम पहले इसका, हमें जब 13 cm का अगर रेडियस दिया हुआ है गोला का, तो हम पूरा आयतन निकाल लेंगे। तो इसका हो गया 4/3, पाई को पाई ही रहने देते हैं, और आर क्यू मतलब 13 × 13 × 13 कर दिए। इसमें क्या हो गया? 1/3 हो गया, पाई को ऐसे ही रख देते हैं। आर स्क्वायर, तो डायामीटर जब 13 दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 13/2 × 13/2, ठीक है। और हो गया लास्ट में एच। तो ये पाई से ये पाई हम कटा दिए, 3 से 3 कटा दिए, इधर 2 13 और इधर 2 कटा दिए, ठीक है। अब कोई कटने वाला तो है नहीं, तो हमारे पास कितना बचा? 4 × 13, और ये जो नीचे का 2 है ये चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 52 × 4 बराबर h। तो h बराबर हो जाएगा 208, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में से इंसुलिन का स्रावित होता है? किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदे, यह वाक्य में कारक का प्रकार है, कौन सा कारक है? मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदा में किस कारक का प्रयोग हुआ है? बताइए ऑप्शन देखकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या कहता है? कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, तो इसके मतलब क्या होगा कि मैं खुद कर्ता चाय बना रहा हूँ, किसके लिए? दिनेश के लिए। तो के लिए कौन सा संप्रदान के लिए अंतर्गत आता है? संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? विसर्ग, व्यंजन, विराम, प्रवाह,
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा। जैसे निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होता है, निधन गुण, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आ गया, तो इससे क्या जाहिर होता है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। तो निर्गुण में विसर्ग संधि है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है, मौलिक कर्तव्य है, ये आर्थिक अधिकार है। बताइए क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक अंग है, जैसे सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। तो आखिर ये क्यों जारी किया गया था, देखिए समान परिश्रमिक अधिनियम हुआ था 1976 में। तो इस अधिनियम के दौरान क्या घोषणा हुआ, यह अधिनियम क्या था, पुरुष और महिलाओं श्रमिकों को जो बीच के भेदभाव था उसको समाप्त करने का कार्य किया गया था। तो अगर लेडीज और जेंट्स सेम टाइप का कार्य करते हैं तो सेम टाइप का सैलरी होगा, सेम टाइप का प्रशिक्षण होगा, सेम तरीका से उनका पोस्टिंग भी होगा और सेम तरीका से उनका प्रमोशन भी होगा। तो ये लेडीज और जेंट्स, पुरुष और महिलाओं में जो असमानता चल रहा था उसको दूर करने का प्रावधान किया गया था, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 जोड़ने पर यह मूल संख्या का 3 गुना के बराबर होती है। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अंकों का पलटने पर जहां भी ये वर्ड्स आ गया तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 5 है, ठीक है। तो मूल संख्या ही हमको निकालना है। तो चलिए ऑप्शन में जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ने से 5 आना चाहिए, चारों ऑप्शन को जोड़ रहे हैं तो सबका 5 आ रहा है। तो आगे पढ़ेंगे क्या है, यदि अंकों का क्रम को उलट दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाएगा तो तिगुना के बराबर हो जाता है। जैसे 14 का उदाहरण लेते हैं, 1 4 14, इसको हम पलट दे रहे हैं तो 41 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, तिगुना के बराबर हो जा रहा है। तो 14 के ट्रिपल कौन होता है, 42 होता है। तो ये सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा तो आंसर पहला ऑप्शन को ही देखने से हो गया। जैसे 32 को हम देखेंगे, 32 को अगर हम पलटते हैं तो 23 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही कम आ जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 cm है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 cm स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। तो ये हमारा फिगर हो गया, ठीक। इसका परिमाप दिया है, चलिए इसको ए बी और इसको हम सी मान लेते हैं। ए बी और सी तीनों को ऐड करने पर 56 cm आ जा रहा है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 84 cm दिया हुआ है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, 1/2 b इंटू एच, इस तरह से निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा, इसका एरिया हमें दिया भी है 84 cm दे दिया है, 84 cm स्क्वायर। तो अगर हमको b और h, सॉरी a और b, जैसे a और b हमारा कितना हो जाएगा, तो 84 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। ए बी का मान कितना दिया है, 168। यहाँ बी और एच का मतलब क्या हुआ, ये हो गया बी और ये एच का मान है ए, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या मिल गया, 168 निकल गया। अगर हम 168 को फैक्टर में थोड़ा तोड़ेंगे तो इसको 24 इंटू 7 तो लिख सकते हैं। तो 24 इंटू 7 लिखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज इस फॉर्मेट में भी बनता है। जैसे इसका अगर बेस हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 7, तो इसका हाइपोटेनस हो जाएगा 25। तो हम इस तरीका से निकाल लेंगे। तो हमारा कितना दिया है, ए बी दिया हुआ है हमारा, ये कितना हमारा है, तो इसमें हम जोड़ेंगे 24 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 34 और 1 31, 31 आ जाएगा। और 31 को 56 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
तो इसमें से 5 और ये हो जाएगा आपको 3, 5 में से 3 है 2, तो इसमें हमारा लंबाई कितना पड़ रहा है 25, तो ये हो जाएगा अपना 7, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेडकाउ रोग का कारक क्या है? मेडकाउ रोग का क्या कारक है? मेडकाउ रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रायोन्स? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रायोन्स के कारण होता है। मेडकाउ रोग का कारक क्या है? प्रायोन्स। ठीक है, तो ये जानवरों में दिखा जाने वाला यह एक डिजीज है जो कि उसका तंत्रिका संबंधित उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिससे मवेशियों में चलने में परेशानी होती है, उसका वजन कम होने लगता है और उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखी जाने लगती है। तो मेडकाउ का कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रियन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? गोवा, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद? तो बताइए किस राज्य में हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा राज्य में। गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब हस्तांतरित कर दिया गया? 54वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कारण ही है मिरेज या मृग मरीचिका बनता है। तो ये आखिर क्यों बनता है? जब लाइट होता है वायु के अलग अलग टेम्परेचर से होकर गुजरता है, जिससे सड़क पर या कहीं किसी दूर जगहों पर पानी जैसा कुछ फिगर का आभास होता है। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पानी ही है, लेकिन एक्चुअली में वो तो आभासी है। तो वो उसके पीछे जाते रहते हैं तालाब की खोज में, और ऐसे ही थक कर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो मिरेज का मुख्य कारण क्या है? बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। कब बनता है अधिनियम? बताइए। कोई भी बिल होता है, या दोनों सदनों में से कोई पहले एक सदन में जाएगा, या तो लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा, या तो राज्यसभा में जाएगा या तो लोकसभा में जाएगा। दोनों सदनों से उसको गुजरना होता है। कोई भी बिल हम किसी भी सभा में प्रस्तुत करेंगे, तो मानते हैं कि जब दोनों सदनों से पारित हो गया तो फिर एक जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति वहां पर हस्ताक्षर कर दे रहे हैं तो बिल क्या बन जाता है? एक अधिनियम बन जाता है, एक कानून हो जाता है, जो कि हमारे अगर पूरे भारत में लागू होने वाला होगा तो पूरे भारत में लागू होगा, या किसी स्पेसिफिक जगहों पर लागू होने वाला होगा तो स्पेसिफिक जगहों पर लागू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो अपना ही देश है, भारत। चलिए, हमारा 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होने वाला है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। दिए हुए फिगर में बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। आखिर ये किस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जा रहा है? तो आइए समझते हैं। देखिए 6 और 2 और नीचे है 40, तो हम अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। फिर इसको स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 8 का स्क्वायर कीजिए प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो बताइए ऑप्शन देखकर
अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। तो इसका जन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभि प्लस उदय, यानी ऑप्शन नंबर बी। अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण कौन सा है? बताइए। माही नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। यह हमारा टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसका जवाब हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है। तो अंतःस्थलीय नदी किसे बोला जाता है? तो देखिए, जो नदी किसी नदी या सागर में ना जाकर, कहाँ जाकर, मैदान में ही विलीन हो जाती है, तो उसे अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। ठीक है। जैसे लूनी नदी क्या है, कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। कच्छ का रण एक दलदलीय क्षेत्र है, जो कि वहां पर समाहित हो जाती है इस क्षेत्र में, ना ये नदी ना कि समुन्दर में या ना बड़ी नदियों में जाके विलीन हो जाती है। तो जो नदियां समुन्दर और नदियों में ना विलीन होकर मैदानी क्षेत्र में ही विलीन हो जाए, उसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या होता है? लूनी नदी। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल आज के इस टेस्ट सीरीज में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, जय